हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की और जिसमें हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में अपना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट हमने शुरू किया था, सॉरी है ना। हमने उसके एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए थे। हमने प्रीवियस वीडियो में सारे जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सभी एडजस्टमेंट क्लियर कर लिए थे। एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर जितने भी आइटम्स हैं हम उनको लिख लेते हैं, जो बाकी बचे आइटम हैं। सबसे पहले स्टॉक हम लिख चुके हैं। परचेस हमने लिख लिया है। फ्यूल एंड पावर हमने नहीं लिखा। फ्यूल एंड पावर बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ये किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है? ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो हम यहां जाकर ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है ना, हम यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाकर लिख देते हैं कि फ्यूल एंड पावर। यदि हम बात करें फ्यूल और पावर की, तो फ्यूल और पावर दिए गए हमें 34,000 रुपीज। तो हमने यहाँ पर फ्यूल और पावर में लिख दिए 34,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फ्यूल और पावर किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है? फ्यूल और पावर ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिख दिया फ्यूल एंड पावर। इसके बाद हम फोकस करते हैं कैपिटल पर। यदि हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल हम लिख चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेल्स की। तो सेल्स की जब बात करें, सेल्स भी हम लिख चुके हैं। सेल्स के बाद हम बात करते हैं रेंट की। तो रेंट बेसिकली हमने नहीं लिखा है, और रेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो हम P&L के डेबिट साइड में जाकर लिख देते हैं टू रेंट। ठीक है ना, लिख दिया हमने टू रेंट, जो दिया गया हमें 10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने P&L के डेबिट साइड में जाकर लिख दिया रेंट 10,000 रुपीज। इसके बाद रिटर्न इनवार्ड दिया गया है। यदि मैं बात करूं रिटर्न इनवार्ड की, तो रिटर्न इनवार्ड सेल्स रिटर्न है। यदि मैं बात करूं रिटर्न इनवार्ड की, तो रिटर्न इनवार्ड हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, और आज सेल्स रिटर्न हम लिख चुके हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं हुआ है, इसका मतलब हमने कैश डिस्काउंट दी। तो कैश डिस्काउंट दी, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो P&L की डेबिट साइड में जाकर मैंने लिख दिया टू कैश डिस्काउंट। क्या लिख दिया? टू कैश डिस्काउंट। कितनी कैश डिस्काउंट दी हमने? 15,000 रुपए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर टू कैश डिस्काउंट 15,000 रुपीज। उसके बाद हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट रिसीव की। तो कैश डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है। तो हमने P&L के क्रेडिट साइड में जाकर लिख दिया बाय कैश डिस्काउंट। क्या लिख दिया? बाय कैश डिस्काउंट। कितनी कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है हमारे लिए 19,000 रुपीज। कितनी है? 19,000 रुपीज। तो हमने बाय साइड में लिख दिया बाय कैश डिस्काउंट 19,000 रुपीज। ओके, तो कैश डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस था, तो हमने P&L के डेबिट साइड में जाकर लिख दिया टू कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, कितना? 15,000 रुपीज। और कैश डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, तो हमने क्रेडिट साइड में जाकर लिख दिया बाय कैश डिस्काउंट 19,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें ड्रॉइंग्स दिया गया है, और ड्रॉइंग्स बिल्कुल हम लिख चुके हैं। हम ड्रॉइंग्स यदि आप देखें लाइबिलिटी साइड में जाकर हमने ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस कर दिया है। सेकंड कॉलम पर आते हैं। सेकंड कॉलम में हमें गुडविल दी गई है। गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है। गुडविल हमारे लिए क्या होती है? गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है। तो जाकर हमने यहाँ पर असेट्स में गुडविल लिख दिया। तो यहाँ पर जाकर हमने असेट्स में क्या लिख दिया? गुडविल। कितनी गुडविल दी गई है? यहाँ पर असेट्स में जाकर हमने गुडविल लिख दी 16,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। तो असेट्स में जाकर हमने गुडविल लिख दी 16,000 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने असेट्स में जाकर गुडविल लिख दी 16,000 रुपीज। उसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर और फिटिंग्स की। यदि आप देखें फर्नीचर और फिटिंग्स हम लिख चुके हैं। फर्नीचर और फिटिंग हमारे लिए असेट्स थी, और हमने जाकर लिख दिया। नेक्स्ट हमें दिया गया है रिपेयर चार्जेस। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें दिया गया है रिपेयर चार्जेस। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जो कि हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिखेंगे टू रिपेयर चार्जेस।
तो ये हमने P&L के डेबिट साइड में लिख दिया टू रिपेयर चार्जेस। कितना है रिपेयर चार्जेस? यदि हम बात करें रिपेयर चार्जेस है 2900 रुपीज का। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं रिपेयर चार्जेस के बाद बैंक। ये बैंक हमारे लिए असेट्स है। ये बैंक हमारे लिए क्या है? ये बैंक हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स में जाकर मैं बैंक लिख देता हूं। बैंक हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर हमने यहां पर लिख दिया बैंक। तो ये बैंक हमारे लिए असेट्स है। कितना दिया गया है बैंक? 18,000 रुपीज। तो जाकर मैंने ये असेट्स में लिख दिया बैंक 18,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है सैलरीज। सैलरीज दी गई है 1,10,000 रुपीज। और भाई हम देखें सैलरीज अभी तक हमने नहीं लिखा है, और सैलरीज बेसिकली P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। सैलरी किस रिलेटेड एक्सपेंसेस है? सैलरी P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो जाकर एक काम करते हैं, P&L के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं टू सैलरीज। क्या लिख दिया? टू सैलरीज। 1,10,000 रुपीज दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर सैलरीज लिख दिया 1,10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो P&L के डेबिट साइड में जाकर हमने सैलरी लिख दी 1,10,000 रुपीज। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जर्नल एक्सपेंसेस की। यदि हम जर्नल एक्सपेंसेस की बात करें तो जर्नल एक्सपेंसेस यदि आप देखें हम कर चुके हैं कवर। जर्नल एक्सपेंसेस में फर्नीचर था इंक्लूड्स, तो जर्नल एक्सपेंसेस तो हम कवर कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जर्नल एक्सपेंसेस के बाद अब हमें क्या दिए गए हैं? डेटर्स दिए गए हैं। ठीक है जी। और यदि आप असेट साइड में जाकर देखें तो डेटर्स भी हम कवर कर चुके हैं। तो यदि आप असेट साइड में जाकर देखें, असेट साइड में हम डेटर्स भी कवर कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यदि आप देखें उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है। क्या है क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड में जाकर अब हम शो कर देते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में जाकर हम क्या शो कर देंगे? लाइबिलिटी साइड में जाकर क्रेडिटर्स शो कर देंगे। क्रेडिटर्स है हमारे 1,35,000 रुपीज। इस तरह से हमने क्रेडिटर्स कवर कर दिए 1,35,000 रुपीज। यहां तक आपके क्लियर हो गई बात? उम्मीद है यहां तक आपने अच्छी तरह से क्लियर कर ली होगी। ठीक है ना जी। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर क्लियर है क्या यहां तक बात? इसके बाद क्रेडिटर्स तक होने के बाद अब आउटपुट CGST दिया गया है 5,000, आउटपुट SGST दिया गया है 5,000, और इनपुट CGST दिया गया है 8,000 और SGST भी दिया गया है 8,000 रुपए। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट CGST कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम आउटपुट CGST कवर करेंगे। इतनी बात क्लियर है? देखिएगा, पहले मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके बता दूं। आउटपुट CGST, ठीक है ना जी। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? सबसे पहले मैं आउटपुट CGST की बात करूंगा। मेरे क्वेश्चन में आउटपुट CGST 5,000 रुपीज दिया गया है। हमारे क्वेश्चन में आउटपुट CGST जो दिया गया है वो 5,000 रुपीज दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक एडजस्टमेंट था, जिसमें एडजस्टमेंट में ये कहा गया था कि 8,000 रुपए का गुड्स लॉस बाय फायर था। 8,000 रुपए का गुड्स आग से जल के नष्ट हो गया था, और इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम हमें दे दिया था। ठीक है। तो उस 8,000 रुपए पर हमें CGST और SGST मिला था। तो यदि मैं बात करूं उस क्लेम पर, ये रहा देखो 8,960 रुपए, इसमें 480 रुपए आउटपुट CGST के हैं और 480 रुपए आउटपुट SGST के हैं। ये हमें इंश्योरेंस कंपनी से जो हमारा गुड डिस्ट्रॉय हुआ था वो पैसा मिला था। तो साथ में आउटपुट CGST भी मिला है और आउटपुट SGST भी मिला है। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस 5,000 रुपीज में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 5,000 रुपीज में जो हमें मिला है CGST 480 रुपए मिला है। तो इस तरह से आउटपुट CGST मेरा 5,480 रुपीज आ गया। क्लियर है क्या भाई? कोई इनकम है, कोई इनकम हुई, उस इनकम पर हमें GST मिला, ठीक है ना। तो इनकम पर जो GST मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आउटपुट। भाई इंश्योरेंस कंपनी से हमें 8,000 रुपए मिले थे,
ठीक है ना, उस पर 6% हमें मिला था सीजीएसटी, तो वो आउटपुट सीजीएसटी हो गया। तो इस तरह से आउटपुट सीजीएसटी हो गया 5,000 रुपीज में मैंने 480 प्लस कर दिए, तो 5,480 रुपीज हो गए। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं आउटपुट एसजीएसटी की। आउटपुट, ये आउटपुट है, आउटपुट एसजीएसटी। तो यदि मैं बात करूं आउटपुट एसजीएसटी की, तो वो भी क्या होगा 5,000 प्लस वही 480 रुपए। तो इस तरह से आउटपुट एसजीएसटी भी 5,480 रुपीज हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आउटपुट एसजीएसटी भी कितना हो गया 5,480 रुपीज हो गया। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक है, हो गई होगी। तो इस तरह से आउटपुट एसजीएसटी भी 5,480 रुपीज हो गया। यहां तक उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक। तो इस तरह से आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया हमारे पास 5,480 रुपए। ठीक। अब मैं बात करता हूं, जब इतनी कैलकुलेशन कर ली, अब मैं बात करूंगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की। पहले मैं बात करता हूं इनपुट सीजीएसटी की। पहले मैं किसकी बात करता हूं? पहले मैं बात करूंगा, यहां पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं इनपुट सीजीएसटी। ठीक है जी। क्वेश्चन पे जाकर देखें इनपुट सीजीएसटी की अमाउंट कितनी है। इनपुट सीजीएसटी की अमाउंट 8,000 रुपीज है। ओके, देखिए खरीदते हुए हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था। बहुत मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, खरीदते हुए गुड्स हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था। गुड्स खरीदते हुए क्या पे किया था? सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था। अब जो गुड्स हमारा क्या हुआ, जो हमारा गुड्स हमने ओनर ने पर्सनल यूज के लिए खर्च किया या गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया, उन पर हमने सीजीएसटी पे किया हुआ था। उन पर हमने क्या पे किया हुआ था? सीजीएसटी पे किया हुआ था। ये कंसेप्ट है यहां पर। फिर आपसे कहूंगा कि थोड़ा बड़ी ईमानदारी के साथ इस पॉइंट्स को, बड़े केयरफुल होकर इस पॉइंट्स को आप समझिएगा। जब मैंने गुड्स खरीदा था तो खरीदते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था। भाई उम्मीद थी कि मैं उस गुड्स को बेचूंगा तो बेचते हुए वो मिल जाएगा। लेकिन पहली बात तो 2,500 का रुपीज का गुड्स ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ले लिया और 1,500 का गुड्स एडवर्टाइजमेंट के तौर पर फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया गया। तो जो इन पर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था, ठीक है ना, जो हमने पे किया था, अब हमें वो इनपुट से क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी से ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने जो पर्सनल यूज के लिए लिया था उस पर हमारा 150 रुपए सीजीएसटी था, 150 रुपए एसजीएसटी था। तो मैंने 150, भाई 150 रुपए सीजीएसटी का था, 150 रुपए एसजीएसटी का था, तो मैंने 150 रुपए सीजीएसटी के माइनस कर लिए ड्रॉइंग्स गुड्स से। और इसी तरह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पर, इसी तरह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, उस पर 90 रुपए सीजीएसटी था, तो वो भी 90 रुपए मैं माइनस कर देता हूं इसमें से। ठीक है ना, तो 90 रुपए में माइनस कर देता हूं, इसमें से माइनस कर दिए मैंने 90 रुपीज। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बचे 7,760 रुपीज मेरे इनपुट सीजीएसटी के आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मेरे इनपुट सीजीएसटी के कितने बचे? 8,000 से 150 और 90 रुपीज मैंने ये माइनस कर दिए। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मुझे क्या करना है? इसी तरह से बिल्कुल मैं इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट करता हूं। तो अब मैं इसके बाद इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट करूंगा। तो इसके बाद मैं इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट करता हूं। जब मैं एसजीएसटी कैलकुलेट करूंगा वही 8,000 रुपीज, तो एसजीएसटी के हो गए, माइनस जो ये ड्रॉइंग्स गुड्स थी, ड्रॉइंग्स गुड्स पर एसजीएसटी 150 रुपए, और जो हमारा था गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर एडवर्टीजमेंट 90 रुपए यहां से आ गए 90 रुपीज। तो इस तरह से ये बचे 7,760 रुपीज। तो ये प्रोसीजर करके मैंने आउटपुट सीजीएसटी भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने इस तरह से आउटपुट एसजीएसटी भी कैलकुलेट कर लिया,
मैंने इनपुट सीजीएसटी भी कैलकुलेट कर लिया और इनपुट एसजीएसटी भी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा रूल्स पर आते हैं जो कल मैंने बताए थे। मैंने कल बताया था कि यदि आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है इनपुट सीजीएसटी से तो हम उसको लाइबिलिटीज में लिखेंगे ये मानकर कि वो गवर्नमेंट को हमें पे करना है। लेकिन यदि इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी से तो फिर हमें क्या करना है, हम उसको असेट्स में दिखाएंगे ये मानकर कि हमने प्री पेमेंट पहले से पेमेंट कर दिया है और हमें फ्यूचर में ये पेमेंट मिल जाएगा। तो यदि मैं बात करूं यहां पर इस क्वेश्चन में तो देखो तो इनपुट सीजीएसटी 7,760 रुपीज है और आउटपुट सीजीएसटी 5,480 रुपए है। तो मैं इसको क्या करूंगा, असेट्स में से जाकर इनपुट सीजीएसटी में से ये आउटपुट सीजीएसटी माइनस कर जो बचेगा उसे हम असेट्स में शो कर देंगे। तो आपके रूल्स क्लियर हुआ। तो रूल्स है यदि इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी से तो हम उसको असेट्स में शो कर देंगे। तो मैं इस तरह से असेट्स में जाता हूं। असेट्स में जाकर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी। ठीक है जी, इनपुट सीजीएसटी ये मैं इनपुट सीजीएसटी दिया गया है मेरा कितना 7,760 में से मैं माइनस कर दूंगा आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी है कितना, यदि मैं बात करूं आउटपुट सीजीएसटी की 5,480 रुपए है। ठीक है जी, तो मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया। तो जब मैं माइनस कर लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2,280, ये आ जाएगा 2,280 रुपीज ये हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये तो हमने प्रोसीजर करा किसके लिए, सीजीएसटी के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अब हम किसके लिए करते हैं, एसजीएसटी के लिए करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। एसजीएसटी में हमें क्या करना है, वही रूल्स याद कर लीजिए। यदि आउटपुट एसजीएसटी ज्यादा है इनपुट एसजीएसटी से तो हम इसको लाइबिलिटीज में शो करेंगे ये मानकर कि ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है, हमें इसको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन इसके कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं इनपुट एसजीएसटी, किसकी बात करूं, इनपुट एसजीएसटी ज्यादा है आउटपुट एसजीएसटी से तो जो डिफरेंस होगा हम उसको लाइव असेट साइड में शो कर देंगे ये मानकर कि वो हमने एक्सपेंसेस प्रीपेमेंट कर दिया है, बाद में वो हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये मानकर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर असेट साइड में आकर लिख देता हूं इनपुट एसजीएसटी। क्या लिख देता हूं, इनपुट एसजीएसटी वो 7,760 माइनस आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी हमारा हो गया कितना, हो 5,480। इस तरह से ये बच गए 2,280। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये हमने अपना एडजस्टमेंट कर लिया। तो उम्मीद है यहां तक आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस सारे ट्रांजैक्शन हमने कर लिए। सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद अब हमें बस यहां पर टोटल लगाना है। क्या करना है, यहां पर हमें टोटल लगाना है। तो टोटल लगाते हैं, सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए जो बोर्ड पर ये कैलकुलेशन है मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझ ली होगी। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, इरेज करके बस अब हमें अपना टोटल वगैरह करना है कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस हुआ है या नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, ये प्रोसीजर हमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने इरेज कर लिया और इरेज करके मैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी, अब फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट पर चलते हैं। सबसे पहले हम किस पर चलेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट पर चलेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से ये देखेंगे कि हमें तुरंत क्या हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या ग्रोस लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट पर फोकस करते हैं। मैं एक बार अपनी कॉपी ऑन कर लूं जहां पर मैंने आपके लिए सभी के लिए टोटल लगाया है ताकि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर सकें। ओके, तो चलिए मैं अब इसका टोटल लगाता हूं। यदि हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या ग्रोस लॉस हुआ है। देखिए, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड के कंपेयर में तो ग्रोस प्रॉफिट बचेगा, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है इसके कंपेयर में तो ग्रोस लॉस बचेगा।
लेकिन यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। करने के बाद मैंने यहाँ पर टोटल लगाया। जब मैं टोटल लगाऊंगा तो 574 और 40 6,14,000 मेरा टोटल आ जाएगा। इस 6,14,000 से मैंने ये माइनस कर दिए सभी। तो जब ये माइनस करूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,80,000। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,80,000 रुपीज। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट बचा है तो इस तरह से हमें पता चला कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बचा है 2,80,000। तो हमने क्या किया? 574 और 40,000 का प्लस कर दिया तो टोटल आया 6,14,000। उस 6,14,000 से हमने क्या किया? 614 से हमने माइनस कर दिया ये सभी आइटम्स। ठीक है, 20,000, 280, 34,000। तो इस तरह से माइनस करने के बाद जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2,80,000 रुपीज। तो इस तरह से हमें पता चला कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 2,80,000 रुपीज। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है अब हम इसको P&L अकाउंट में लेकर आएंगे। जब हम इसको P&L अकाउंट में लेकर आएंगे तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। ठीक है जी, हम इसको आगे लेकर आए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 2,80,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे लेकर आए 2,80,000 रुपीज। यहां तक आपके बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है? जब ग्रॉस प्रॉफिट आगे लेकर आए अब हम देखेंगे P&L अकाउंट से कि हमें नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमें नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड के कंपेयर में तो नेट प्रॉफिट बचेगा, और यदि इसके रिवर्स यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो नेट लॉस बचेगा। अब हम ये टोटल करके जानना चाहेंगे कि किधर का टोटल ज्यादा है। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का ज्यादा है। जब हम टोटल करेंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल एक्सिस है। क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो हमारा बचेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने टोटल लगाया, यहाँ पर टोटल लगाया 2,99,000 रुपीज। तो हमने टोटल लगाया 2,99,000। 2,80,000 पे 19,000 प्लस कर दीजिए तो 2,99,000 रुपीज आ गए। अब 2,99,000 रुपीज से ये सभी जो डेबिट के आइटम्स हैं हम सभी ये डेबिट के आइटम्स माइनस कर देंगे, और जब हम 2,99,000 से ये सभी डेबिट के आइटम माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा 1,370। ये बचेगा 1,370। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 1,370 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारे जो नेट प्रॉफिट आया है 1,370। अब हम इसको बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे और बैलेंस शीट में ले जाकर इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम ये नेट प्रॉफिट वहां से यहां पर लेकर आएंगे, प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट 1,370। तो जब 1,60,000 में 1,370 ऐड करेंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा कितना? 2,60,370। क्लियर है। तो अब हमने कैपिटल 1,60,000 में ये नेट प्रॉफिट लाकर ऐड कर दिया। जब हमने नेट प्रॉफिट लाकर ऐड किया तो ये हो गया कैपिटल और नेट प्रॉफिट 160 प्लस 1,370, ये हो गया 2,60,370। और इसमें से अब हम माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। यदि आप ड्रॉइंग्स देखें तो ड्रॉइंग से 60,900 रुपीज। तो 2,60,370 से 60,900 गए तो 1,99,470 हमारे बचे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। अब हम करने के बाद क्या करेंगे? असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल लगाएंगे। दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाएगा तो हम ये मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब हम टोटल लगाएंगे लायबिलिटी साइड का तो ये आ जाएगा 3,34,470। उधर का भी हम लगा देंगे 3,34,470। तो लायबिलिटी साइड का भी टोटल आ गया 3,34,470।
470 और असेट साइड का भी टोटल आ गया 3,34,470, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट किया और उम्मीद करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।